हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का 60 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले 4-5 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो बच्चों आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्रश्न संख्या के साथ। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए अपना वीडियो या फिर कुछ बोर्ड के तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन पहुंचा सकूं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप या फिर उच्च दाब या फिर अर्धचालक या फिर संख्या परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों लेजर क्रिया के लिए लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? तो संख्या परिवर्तन है आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है क्या? तो संख्या परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण की घटना का कारण है यानी कि क्या है? कालांतर, वेग परिवर्तन या फिर आयाम परिवर्तन, फिर तीव्रता परिवर्तन। तो व्यक्तिकरण की घटना का कारण है बच्चों ऑप्शन नंबर ए कालांतर, यानी कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है? तो कालांतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बना है बच्चों, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के साथ क्या होती है? समान होती है या फिर के समान नहीं होती है या फिर जैसी होती है या फिर इन इनमें से कोई नहीं। यानी कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के क्या होती है? समान होती है या फिर समान नहीं होती है या फिर उसके जैसी होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समान नहीं होती है। यानी कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बना है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब आपको यह बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। वेब फ्रंट यानी कि तरंगार्ग समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, या फिर तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, या फिर दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, या फिर ऊपर के सारे कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, इसका कमेंट में जो भी मैंने कि आपको आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा। तो बच्चों हम आपको बता दें कि ये सारे कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो कथन था वो भी सही है, बी में जो था वो भी सही है, सी वाला भी सही है, यानी कि दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी कि यह सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सारे कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न भरा है बच्चों, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, यानी कि कैसी होती है? तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है यांत्रिक अनुदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न भरा है बच्चों, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी कि किसने प्रतिपादन किया था? हाइगेंस ने, फिर न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, फिर फ्रेनल ने। तो हाइगेंस यानी कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बना बच्चों, प्रकाश
किस प्रकार के कंपनी से बनता है? प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है? ईथर कण, या फिर वायु कण, या फिर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7वां का। 8वां प्रश्न है बच्चों, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, यानी कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो वेग होता है वह वायु के अपेक्षा जल में अधिक होता है, ना कि जल में कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8वां का। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है? तो अधिक होता है। यह याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है बच्चों आपको थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। चलिए बच्चों, यानी कि 8वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 9वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है, यानी कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है, यानी कि कौन है? आयाम, तरंग की चाल, या फिर आवृत्ति, या फिर तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। कौन है? तो आवृत्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों mc² बराबर E, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। mc² बराबर E संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न पर है बच्चों, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? फ्रेनेल ने, फिर हाइगेंस ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस ने। किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। कैसा? गोलाकार, समतल, या फिर बेलनाकार, या फिर वृत्ताकार। तो किसी भी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है गोलाकार। कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13वां प्रश्न बनाया बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, यानी कि क्या प्राप्त होती है? यानी कि 13वां प्रश्न मेरा बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, यानी कि कौन सी यानी कि थी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, या फिर बामर श्रेणी, फिर फुंड श्रेणी, फिर पाश्चन श्रेणी। तो अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बामर श्रेणी प्राप्त होता है। क्या होता है? तो बामर श्रेणी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14वां प्रश्न बड़ा बच्चों, रिडबर्ग नियतांक की बीमा है। रिडबर्ग नियतांक की बीमा क्या है? यानी कि बीमीय सूत्र क्या है? रिडबर्ग नियतांक की बीमीय सूत्र क्या है? अगर बच्चों आप लोग ये पढ़े होंगे तो बीमीय सूत्र निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा बच्चों। तब जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए बच्चों कि इसका बीमीय सूत्र, रिडबर्ग नियतांक की बीमीय सूत्र क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट में लिखिए बच्चों, आइए जल्द से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, m के पावर 0, l के पावर -1, t के पावर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। रिडबर्ग नियतांक का बीमा है m के पावर 0, l के पावर -1 और t के पावर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15वां प्रश्न बोला बच्चों, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में परावैंगनी भाग में पाई जाती है? यानी कि लाइमन, पाश्चन, बामा, ब्रैकिट श्रेणी में से कौन सा है
जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है। और बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए बच्चों कि कौन सा ऐसा श्रेणी है जो विद्युत ऊर्जा स्पेक्ट्रम में परावैंगनी भाग में पाया जाता है। चलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइमन पाया जाता है। लाइमन श्रेणी कौन सा श्रेणी है तो लाइमन श्रेणी। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। लाइमन श्रेणी ऐसा श्रेणी है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग से हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग से हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। एक्स किरण या फिर दृश्य परावैंगनी या फिर अवरक्त। तो बच्चों अभी अभी हम बताएं कि लाइमन श्रेणी है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, परावैंगनी में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, तालाब की तली कुछ ऊपरी उठी हुई है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, किसका कारण है। मैंने यानी कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी है, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, यह किसका कारण है। किस कारण से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से, या फिर प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसे प्रतीत होती है उठी हुई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न भरा बच्चों, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम से अपवर्तन कोण होता है। यानी कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। कितना डिग्री का, 0 डिग्री या फिर 57 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का या फिर 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। केवल समतल दर्पण द्वारा, या फिर केवल अवतल दर्पण द्वारा, या फिर केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या फिर तीनों के द्वारा। तो बच्चों बता दें दर्पण द्वारा यानी कि वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ हम लोग कोई एगो के नहीं बल्कि तीनों द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि केवल अवतल दर्पण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा भी, समतल दर्पण द्वारा भी। इन तीनों के द्वारा ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है। उत्तल दर्पण से, यानी कि किससे बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण से या फिर अवतल दर्पण से बड़ा दिखाई देता है, या फिर समतल दर्पण से, फिर में से किसी से नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। यानी कि वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अवतल दर्पण पर, फिर परावर्तन पर, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या फिर प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है। यानी कि एक पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का।
22वां प्रश्न पर बच्चों, 22वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है यानी कि कैसा होता है। तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सतत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, अर्ध आयु बराबर औसत आयु, या फिर अर्ध आयु बराबर 2 गुने औसत आयु, या फिर अर्ध आयु बराबर 1.6931 गुने औसत आयु, या फिर अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल संबंध सही है बच्चों। 24वां प्रश्न बराबर बच्चों, एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर कितना होता है, तो एक AMU बराबर 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह याद रखिएगा बच्चों, ये आपके थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, कि एक AMU बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न बड़ा बच्चों, नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो बच्चों नाभिक का घनत्व लगभग 2.29 गुने 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो 2.29 गुने 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न बड़ा बच्चों, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन से हैं, फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है, निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है कौन सा है, तो वो हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न पर है बच्चों, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, यानी नाभिक से अल्फा कण में उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है, लेकिन जब भी कोई नाभिक से अल्फा कण में उत्सर्जित होता है तो उसका परमाणु संख्या घटता है, तो वह कितना घटता है, 1 घटता है या फिर 2 घटता है या फिर 3 घटता है या फिर 4 घटता है, तो वह कितना घटता है, तो 2 घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कठोर किरणें होती है, कठोर किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटॉन। अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों कि कठोर किरणें होती है यानी कि कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है कब, हवा में होती है तब, या फिर शीशा में होती है तब, या फिर पानी में होती है तब, या फिर निर्वात में होती है तब। तब प्रकाश का वेग महत्तम तभी होता है जब वह निर्वात में होती है, यानी कि प्रकाश का वेग महत्तम कब होती है, तो जब वह निर्वात में होती है तब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न पर है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित
नहीं होती है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है? तरंगदैर्घ्य राशि, या फिर चाल, या फिर आवृत्ति, या फिर आयाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, आवृत्ति राशि परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? जूल, कैंडेला, वाट, या फिर डायोप्टर। अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। जल्द से जल्द बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। लेंस क्षमता का एसआई मात्रक होता है यानी कि क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न पर है बच्चों, एक उभयतल लेंस यानी कि म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता क्या होगा तो बच्चों तो 5 डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता क्या होगा तो 5 डायोप्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 34वां प्रश्न पर है बच्चों, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है उसकी यानी कि आवर्धक क्षमता है, यानी कि आवर्धक क्षमता कितना होगा? एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो आवर्धक क्षमता कितना होगा? तो आवर्धक क्षमता बच्चों हो जाएगा 4, आवर्धक क्षमता 4 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न पर है बच्चों, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है। यानी कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस है, उत्तल या फिर अवतल या फिर सम समतला अवतल या फिर बेलनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल होगा, उत्तल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न पर है बच्चों, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। एक वस्तु लेंस से एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 4f से अधिक, 2f से अधिक, या फिर 4f से कम, या फिर 4f के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 4f के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी समित सम्मिलित शक्ति होगी। यानी कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी कितनी? 100 वाट के, या फिर 30 वाट के, या फिर 2400 वाट के, या फिर 24 वाट के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 24 वाट के। कितना वाट के? तो 24 वाट की होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? V गुने आर, फिर V स्क्वायर गुने आर, फिर V स्क्वायर गुने आर गुने आई, या फिर V स्क्वायर बटे आर। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर बटे आर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है,
नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? अगर बच्चों ये आपने पढ़ा होगा तो जरूर बता दीजिए कि इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, क्या होता है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 6। यानी कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? तो 6 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा बच्चों। हर कलर कोड आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। 41 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। यानी कि एक तार है, तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यानी कि एगो तार है, उसकी लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है यदि खींचने के पहले यानी कि पूर्व यानी कि पहले इसका प्रतिरोध R था तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? 4R या फिर R या फिर 2R या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 4R हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 41 का कितना हो जाएगा? तो 4R हो जाएगा प्रतिरोध। 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 42 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक फराडे बराबर होता है, एक फराडे बराबर कितना होता है? तो एक फराडे बराबर 96,500 एम्पियर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आप लोग से पूछ सकता है कि एक फराडे बराबर क्या होता है या फिर एक AMU बराबर क्या होता है, या फिर इससे पूछ सकता है या फिर एक अवगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, यह भी पूछ सकता है बच्चों। तो 42 नंबर प्रश्न था बच्चों कि एक फराडे बराबर क्या होता है? तो 96,500 एम्पियर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 42 का। 43 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का, या फिर विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का। तो किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 44 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नांकित में मूल कण नहीं है। यानी कि निम्नांकित में मूल कण कौन नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। अल्फा कण मूल कण नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, कंट्रोलर रॉड बनी होती है किसकी? कैडमियम की या फिर यूरेनियम की, प्लूटोनियम की या फिर ग्रेफाइट की। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है किसकी? तो कैडमियम की, यानी कि कैडमियम की बनी होती है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कुल आवेश या फिर रेखीय संवेग, फिर कोणीय संवेग या फिर ये सभी। तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है कौन कौन? तो कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, कोणीय वेग भी संरक्षित रहता है और रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों ये सभी। यानी कि ये सभी है जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? निम्नलिखित में कौन सा कण है जो कि अस्थायी है? यानी कि कुछ का कोई अस्थायी ही नहीं है, यानी कि एक जगह नहीं रहता है, अस्थायी है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका कि अस्थायी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का। 48 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, रेडियोएक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? TA बराबर
एक बटे लैम्डा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 49 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। 49 नंबर प्रश्न पर है बच्चों। यदि एक तांबे यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी कि एक तांबा के तार को लेकर उसे खींचकर लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत यानी कि यानी कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 0.2% या फिर 2% या फिर 1% या फिर 0.1% की वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 0.2% की वृद्धि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध P हो तब क्या होगा। यानी कि इसका सूत्र होता है बच्चों। तो इसका सूत्र आप लोग याद रखे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइए बच्चों। अगर इसका आंसर भी जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए R बराबर P इंटू L बटे A। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। 50 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। ओम मीटर या फिर ओम मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर मीटर या फिर ओम इनवर्स मीटर ओम मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का। प्रतिरोध 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 52 नंबर प्रश्न पर बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का बीमा है। यानी कि बीमीय सूत्र बताना है इसका बच्चों। चलिए बच्चों इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ML/Q T के पावर -3 T के I के पावर -2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का। अगर आई की जगह हम लोग ए भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का। 53 नंबर प्रश्न बोला बच्चों। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। यानी कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कैसा है। तांबा, प्लेटिनियम, टंगस्टन या फिर निक्रोम। तो बच्चों बता दें कि विद्युत हीटर यानी कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार यानी कि प्रयोग किया जाता है वह है निक्रोम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या है नाइक्रोम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का। 54 नंबर प्रश्न है बच्चों। शोषित विद्युत ऊर्जा कैसी यानी कि होती है। विभवांतर के विभवांतर विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती होता है। विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती होता है या फिर विभवांतर के समानुपाती होता है फिर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 54 का। 55 नंबर प्रश्न पर बच्चों। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है क्या प्रतिरोधों का या फिर धाराओं का या फिर विभवांतरों का या फिर सभी का। तो व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है किसका। तो यह सही इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधों का। किसका तुलना करता है तो प्रतिरोधों का तुलना करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 55 का। 56 नंबर प्रश्न बोला बच्चों। तांबा का कार्यफल होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर कुछ जूल, कुछ वोल्ट या फिर कुछ वाट। तो तांबा का कार्यफल होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57 नंबर प्रश्न पर बच्चों। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता
को बढ़ाने के लिए किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना क्या करना चाहिए? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, या फिर इसकी धारा को घटाना चाहिए, या फिर इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सीधा सा इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। क्या करना चाहिए? तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 58वां प्रश्न पर है बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, हर किसी का मात्रक पूछ सकता है। आवेश का मात्रक क्या है, या फिर आवेश का पृष्ठ का घनत्व का मात्रक क्या है, या फिर प्रतिरोध का मात्रक क्या है, या फिर आवेश का मात्रक क्या है। ढेर चीज पूछ सकता है बच्चों कि मात्रक क्या है। तो आप लोग ये याद रखिएगा बच्चों कि आवेश का पृष्ठ का घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन वाई बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। 59वां प्रश्न है बच्चों, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा का मात्रक होता है शक्ति का, या फिर आवेश का, या फिर विभवांतर का, या फिर ऊर्जा का। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश का होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 59 का 60वां प्रश्न है बच्चों, विवर यानी कि होल मोबाइल आवेश वाहक है। विवर होल मोबाइल आवेश वाहक है कंडक्शन बैंड में, या फिर फॉरबिडेन ऊर्जा का अंतराल में, या फिर वैलेंस बैंड में, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 60 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।